वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 8.2 चतुर्भुज का क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, हम देखिए शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें दिया है कि ABCD एक आयत है, तो पहले एक आकृति बनाएंगे आयत का। देखिए आकृति है, एक आयत का आकृति बना लिए और इसका नाम दे दिए हम ABCD। ABCD एक आयत हो गया। कहता है कि जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBC और CD और DA के मध्य बिंदु है। यानी P जो है AB के मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे AB के मध्य बिंदु बना देंगे हम P। फिर है Q जो है BC के मध्य बिंदु है, यानी BC के मध्य बिंदु Q है। R जो है CD के मध्य बिंदु है, CD का मध्य बिंदु R है। और DA के मध्य बिंदु S है। DA का मध्य बिंदु क्या है? S है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, हम को मिला देंगे, यानी S को हम P से मिला दिए, फिर P को Q से मिला दिए, फिर Q को R से मिला दिए और R को हम S से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। जो हमें प्रश्न में दिया था उससे हम क्या है एक आकृति बना लिए। फिर यह कहता है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। अब इसी को आपको दर्शाना है, PQRS एक चतुर्भुज है। इसको आपको दर्शाना है कि यह एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समचतुर्भुज दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो समचतुर्भुज दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले देखिए समचतुर्भुज का अपना गुण होता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी क्या करना होगा कि सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। यानी सबसे पहले हमको सभी भुजा को बराबर दर्शाना होगा। दूसरा चीज क्या करना होगा कि देखिए समचतुर्भुज दर्शाने के लिए क्या करना होगा कि केवल बराबर कर देने से समचतुर्भुज नहीं होगा। इसका जो विकर्ण होता है ना, परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यानी विकर्ण जो होगा, विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। आपको दो चीज दर्शाना होगा, ठीक है। यदि दो चीज दर्शा लिए तो हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज होगा ना PQRS एक समचतुर्भुज होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या क्या हमको दर्शाना होगा, ठीक ना। तब जा करके हम PQRS को हम एक समचतुर्भुज दर्शा सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, जो प्रश्न में दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ABCD एक आयत है जिसमें PQRS और क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। यहाँ तक आपको लिख लेना है, दिया है लिख करके, ठीक ना। चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, दिया है हम लिख दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम सिद्ध करके बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बनाएंगे हम कैसे। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि PQRS का सभी भुजाएं बराबर हमको दर्शाना होगा। तो ये देखिए हम दर्शाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए आपको इसमें 4 त्रिभुज दिख रहा होगा, छोटा छोटा देखिए SAP, ठीक है। फिर है PBQ, पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चारों त्रिभुज को अगर हम सर्वागसम दिखा देंगे तो इसके देखिए जो भुजा दिख रहा है ना, SP, PQ, QR और RS, ये क्या हो जाएंगे, सभी बराबर हो जाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए तो सबसे पहले हम ये दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं, छोटा छोटा वाला ना, देखिए SAP, ठीक है, और QBP, इसमें 2 त्रिभुज पहले हम लेते हैं।
ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे कि हम सर्वगसम दर्शा लेंगे। ठीक है, जब हम सर्वगसम दर्शा लेंगे तो क्या होगा, सीपीसीटी के नियम से कि जो एसपी जो है ना ये क्यूपी के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये दोनों भी त्रिभुज को हम सर्वगसम दर्शाएंगे। ठीक है, जो दो छोटा छोटा जो त्रिभुज दिख रहा है ये दोनों को सर्वगसम त्रिभुज मतलब हम दर्शाएंगे। उसी प्रकार से ए भुजा इसके बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये दोनों को सर्वगसम दर्शाएंगे, ए भुजा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक ना, और ए त्रिभुज जो दिख रहा है तो ये त्रिभुज का फिर से हम सर्वगसम दर्शाएंगे तो ए जो भुजा है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, दो छोटे छोटे जो त्रिभुज दिख रहा है इसको हम ले लेंगे। ठीक ना, देखिए एस ए पी और क्यू बी पी बोलेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज एस ए पी तथा त्रिभुज क्यू बी पी में। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो दिख रहा है ना ए एस और दिख रहा है बी क्यू, ये जो भुजा है इसके बराबर होगा। क्यों होगा, देखिए हम सबसे पहले दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक आयत है, यानी ए बी सी डी एक आयत है तो आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ए डी जो है बी सी के बराबर होगा और ए बी जो है ना वो सी डी के बराबर होगा। क्योंकि आयत का गुण होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, मतलब ए डी और बी सी क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, और एस जो है ये ए डी का मध्य बिंदु है और क्यू जो है ये बी सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि ये दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। अगर ए डी का मध्य बिंदु अगर एस है तो एस बराबर कह सकते हैं कि एस डी है। उसी प्रकार से बी सी का मध्य बिंदु अगर क्यू है तो कह सकते हैं कि जो बी क्यू है सी क्यू के बराबर होगा। ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एस है बी क्यू के बराबर होगा। एस जो होगा ये बी क्यू के बराबर होगा। और लिखेंगे यहाँ पर बराबर भुजाओं के बराबर भाग, क्योंकि बराबर भुजा है अगर मध्य बिंदु पर काट रहा है दोनों का आधा आधा भाग होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखिए ई वाला काट रहे, देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। मतलब यदि ए बी को हम आधा आधा करें तो क्या कह सकते हैं कि ए पी जो है ये बी पी के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि जो ए पी है ये बी पी के बराबर होगा। इसका रीजन लिख देंगे हम कि ए बी भुजा के मध्य बिंदु पी है। ठीक है, ए बी के मध्य में पी है इसलिए दोनों भुजा बराबर होंगे, यानी इसके बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए एस ए पी, पहले तो समझेंगे कि ए बी सी डी एक आयत है। आयत का तो हम गुण बताए कि आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आयत के सभी जो कोण होते हैं ना, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये प्रत्येक क्या होते हैं, समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोण जो ए है ना, ये वाला जो ए है, ये जो ए दिख रहा है, और कोण बी, ये दोनों क्या है, समकोण होते हैं। आयत का एक गुण है। ठीक ना, तो कोण ए बराबर कोण प्रत्येक 90 डिग्री समकोण। ठीक है, अब देखिए ये जो है सर्वगसम हम दर्शा लेंगे। किस नियम से सर्वगसम होगा, लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज एस ए पी सर्वगसम त्रिभुज क्यू बी पी। किस नियम से, देखिए ए है भुजा, ये फिर कोण, आई भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी कह सकते हैं कि एस ए एस। लिखेंगे एस ए एस सर्वगसमता परिमेय से। एस ए एस के नियम से क्या है, सर्वगसम हो गया। अब हम ये भी पढ़े हैं त्रिभुज में, यदि दो त्रिभुज सर्वगसम होते हैं तो इनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जो एस पी जो है ना ये क्यू पी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम
कि एस पी जो भुजा है, ठीक है, ये पी क्यू के बराबर होगा। यानी ये जो भुजा दिख रहा है ना, तीसरा भुजा, ये तीसरा भुजा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज दोनों सर्वगसम, इसलिए तीसरा भुजा इसका और तीसरा भुजा इसका, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। यानी एस पी बराबर हम पी क्यू कह सकते हैं, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर सी पी सी टी। सी पी सी टी के नियम से सर्वगसम हो जाएंगे, मतलब इन दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगे ना, सर्वगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, ये लिखेंगे। अब देखिए, जब दो त्रिभुज लिए तो ये दोनों भाग जो है बराबर हो गए, उसी प्रकार से हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे। जब ये दोनों त्रिभुज लेंगे, दिख रहा है ना, ए वाला और ए वाला के लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो ये दोनों को भी सर्वगसम इसी नियम से दिखा देंगे हम, ठीक है ना, ए से एस के नियम से। तो क्या हो जाएंगे, ये जो भुजा दिख रहे हैं ना पी क्यू, ये क्यू आर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये दोनों को सर्वगसम दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे, यानी क्यू आर जो है आर एस के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वगसम दर्शाएंगे, तो ये जो भुजा है ना, ये भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी आर एस जो है एस पी के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सभी को नहीं बनाना है, इसी प्रकार से हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार से, ठीक है ना। इसी प्रकार से का मतलब हुआ कि ये दोनों को सर्वगसम दर्शाए तो ये दोनों भुजा बराबर हो गए, ये दोनों को सर्वगसम दिखाएंगे तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों को दर्शाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों को दर्शाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे हम, कि जो एस पी है ना, इसी प्रकार से बनाएंगे, जो एस पी जो है पी क्यू के बराबर हो जाएगा, और पी क्यू जो है ये क्यू आर के बराबर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा। जो क्यू आर है कितना हो जाएगा, आर एस के बराबर हो जाएगा। तो सभी को मगर सर्वगसम दर्शाते इस प्रकार से सभी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें दर्शाने के लिए पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज दर्शाने के लिए सभी भुजाओं को बराबर करना था, जो यहाँ पर हम कर लिए। एक काम और करना है कि इसका जो विकर्ण खींचेंगे ना, जैसे देखिए विकर्ण इसका खींचेंगे, यानी आर को हम पी से मिला दिए, ठीक है, और एस को हम क्यू से मिला दिए। कोना कोने जो मिलाते हो क्या होता है, विकर्ण हो जाते हैं। यही विकर्ण को आपको दिखाना है कोई एक 90 डिग्री। अगर कोई एक 90 डिग्री दिखा देंगे तो समझना है कि सब 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको कोई एक 90 डिग्री दर्शा देंगे तो हम ये प्रूव कर लेंगे कि यह चतुर्भुज जो होगा पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से बना रहे हैं। अब इस चतुर्भुज में हम देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखें कि सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो सभी भुजाएं जब बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि आमने सामने के भुजा बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए कह सकते हैं, लिखेंगे इसलिए यह चतुर्भुज, इसलिए यह एक लिखते रहे, यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि देखिए आमने सामने का भुजा अगर बराबर है तो कह सकते हैं कि वह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे, यदि देखिए समांतर चतुर्भुज है तो कह सकते हैं इसका जो विकर्ण होगा ना, वो क्या होता है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। यानी जो विकर्ण खींचा हुआ है ना, पी क्यू आर एस का जो विकर्ण है, एस क्यू और पी आर, ये दोनों क्या है,
यहाँ पर समद्विभाजित करेंगे, यानी दो बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। चलिए हम लिख दे रहे हैं कि जो विकर्ण है ओ पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज का गुण है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो देखिए ये जो देखिए ये जो विकर्ण है ना, ये मान लीजिए पी आर है, एक विकर्ण है जो एस क्यू है, ये दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब ओ एस ओ क्यू के बराबर है और ओ आर जो है ओ पी के बराबर है। अब हमें तो दर्शाना है 90 डिग्री। कैसे दर्शाएंगे 90 डिग्री? देखिए चाहे इसमें दो त्रिभुज आप ले लीजिए, दो त्रिभुज को आप सर्वसम दर्शा देंगे कोई दो त्रिभुज लेकर के, तो क्या होगा कि दो कोण भी दो कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। इसमें से हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक ना। देखिए, और इस एक कोण को हम मान ले रहे हैं, इस कोण को एक, और इस कोण को मान रहे हैं कोण दो। इसको कोण एक मान लेते हैं, इसको कोण दो मान लेते हैं। अब ये दो त्रिभुज को हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज आर ओ एस तथा त्रिभुज आर ओ क्यू में यदि दोनों त्रिभुज को सर्वसम अगर दर्शा लेंगे तो क्या कह सकते हैं, सीपी के नियम से कह सकते हैं कि कोण एक जो है कोण दो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सर्वसम दर्शाएंगे। अब कैसे सर्वसम दर्शाएंगे, देखिए अभी हम लिखे हैं इसको हम क्या लिखे हैं कि देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जो OS है OQ के बराबर होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। रीजन लिख देंगे हम, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आर ओ एस, इसमें भी आर ओ आया ना, और आर ओ क्यू इसमें भी आर ओ आया, मतलब दोनों में आर ओ भुजा है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं ओ आर बराबर ओ आर। दोनों में भुजा है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका ये वाला आर एस बराबर आर क्यू या क्यू आर कर सकते हैं। ये अभी सिद्ध किए हैं, यहाँ पर देखिए अभी सिद्ध किए हैं, एस पी बराबर क्यू आर और पी क्यू बराबर एस पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस, ठीक है। तो लिख देंगे हम अभी किए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम कि कौन सा नियम से सर्वसम होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज आर ओ ए सर्वसम त्रिभुज आर ओ क्यू। इस नियम का नाम है, देखिए तीनों के तीनों, देखिए तीनों भुजा इसमें भी और तीनों भुजा इसमें भी बराबर है, तो लिखेंगे एस 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 सर्वसमता परिमेय से बराबर हो गया। तो हम अब कह सकते हैं कि देखिए आर ओ एस आर ओ क्यू ये दोनों त्रिभुज जब सर्वसम हो जाएंगे इनके संगत भाग बराबर होंगे, इसी का नाम है सीपी शॉर्ट में कहते हैं। तो कोण जो एक है ना कोण दो के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर रीजन लिख देंगे सीपी सर्वसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। जब कोण एक कोण दो के बराबर हो जाएगा तो हम ये भी जानते हैं कि एक सरल रेखा पर एक बिंदु पर दो कोण जब बनते हैं तो उसको बोलते हैं
रैखिक युग्म और दोनों मिलाकर क्या बनते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका रैखिक युग्म बन रहा है, जो कोण 1 है और कोण 2 है, ये दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और लिख देंगे यहाँ पर रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सरल रेखा है, इस बिंदु पर बन रहा है कोण 1 और कोण 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 180 डिग्री के बराबर होता है, इसको नाम है रैखिक युग्म। अब यहाँ पर देखेंगे कोण जो 1 है, अब देखिए कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, या कोण 2 कहेंगे कोण 1 के बराबर है, तो कोण जो 2 है उसको हम कोण 1 भी लिख सकते हैं 80 डिग्री। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या करना है कि कोण 1 और कोण 1 जोड़ देंगे, तो कोण 1 बराबर 180 डिग्री, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 लिखना है ए नहीं, कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बट्टे 2 हो जाएगा, 2 से काट दिए 90 बार में, कोण जो 1 है कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें तो यही दर्शाना है कि देखिए समचतुर्भुज हमें दिखाने के लिए क्या करना था कि सभी भुजाएं आपस में बराबर दिखाना था, कि सब भुजा चारों भुजा आपस में बराबर हैं, जो यहाँ पर हम दिखा लिए। यहाँ पर देखिए दिख रहा है, और इसका जो विकर्ण है लमसम द्विभाज्य दर्शाना था। ठीक ना, कोई एक 90 डिग्री दर्शाना था, जो हम कोण 1 बराबर 90 डिग्री दर्शा दिए, ये दूसरा काम ये कर लिए। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज जो बन रहा है PQRS एक समचतुर्भुज है। बस आपको लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है अतः चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका जो है ये हल हो गया। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC के है, AB DC के समांतर है, ये दोनों क्या है समांतर है, साथ ही BD एक विकर्ण है। देखिए B से जो D में मिलाए हैं, कि BD क्या है एक विकर्ण है, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E जो है ये दिख रहा है ना, ये वाला जो E है AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, यानी E से खींची गई है जो EF, ठीक ना, AB के क्या है समांतर है। हम कह सकते हैं कि E से जो भी रेखा खींचा गया है AB के समांतर है। ठीक है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो BC जो दिख रहा है ना F पर ही काट रहा है, प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि F बिंदु, ठीक ना, भुजा BC के मध्य बिंदु है, यानी F जो है भुजा BC के मध्य बिंदु है, ऐसा हमको दर्शाना है। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको चित्र भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आकृति दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े हैं कि मध्य बिंदु हम परिमेय पढ़े हैं। मध्य बिंदु परिमेय क्या पढ़े हैं, देखिए कि एक त्रिभुज होता था इस प्रकार से, इसका नाम चलिए दे रहे हैं ABC। ये क्या है त्रिभुज हो गया। इसका क्या करते थे कि दो कोई पॉइंट लेते थे, जैसे देखिए AB का मध्य पॉइंट ये वाला ले लिए हम D, और AC का मध्य बिंदु ले लिए हम E। अब ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया D, क्या बन गया D रेखाखंड। हम पढ़े थे कि जो D रेखाखंड है ये BC के समांतर होता था। ठीक है, इसे D समांतर BC को हो जाता है, यानी D समांतर BC को हो जाता, तथा ये जो D है किसके बराबर होता था, ये BC के आधा के बराबर होता था, यानी 1/2 BC अगर कर देंगे तो D के बराबर हो जाता था। ये पढ़े थे हम लोग मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक है ना, क्या पढ़े थे, मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपको हल करना है मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से करना है। अब विलोम समझिए, मान के चलिए त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें अब जो इस क्वेश्चन में देखिए यही परिमेय आपको लगेगा, ये परिमेय ना, तो ध्यान से देखना है। जैसे मान के चलिए कि AB
सी एक त्रिभुज है। इसका मान के चलिए कि जो ये देखिए ये जो पॉइंट मान के चलिए डी है, कहेगा कि डी जो है, डी मध्य बिंदु ए बी के मध्य बिंदु है, ऐसा दे देगा कि डी जो है ए बी के मध्य बिंदु है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये देखिए ए आपको दे देगा, ऐसे इस प्रकार से एक रेखा दे देगा, ठीक है ना। यानी आपको देगा कि डी बिंदु यानी डी भुजा ए बी के मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। तथा एक चीज और देगा कि जो डी जो है ना, मान के चलिए यहाँ पर दे दिया कि डी ई, ठीक है ना। अब दे दिया है डी समांतर दे देगा बी सी के, ये भी दे देगा कि डी जो है बी सी के समांतर होगा। तो हमसे पूछेगा सवाल, क्वेश्चन क्या करेगा कि जो ई जो है ना ए सी के मध्य बिंदु होगा। तो आपको क्या लिखना है कि यही है आपका मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से। तो आपको क्या लिखना होगा कि तथा, ये तो हो गया ना कि डी जो है इतना समांतर आपको दिया हुआ है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ई जो बिंदु है ना ए बी ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, क्या हो जाएगा, विलोम से, ठीक ना। हम कह सकते हैं कि जो ई है भुजा ए सी के मध्य बिंदु होगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो यही परिमेय जो है इस क्वेश्चन में लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर जो है देखिए इसमें त्रिभुज दिख रहा है, देखिए ई से जो आपको जो खींचा हुआ है ये रेखा ई एफ, ठीक है, ए बी के समांतर है। अब यहाँ पर जो ई देखिए विकर्ण जो खींचे हैं बी डी, इसको मान लेते हैं कि जो पॉइंट है ना ई जी पर काट रहा है, हम जी ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर त्रिभुज हम लेते हैं ए बी डी ना, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, हमें दे दिया है कि ई जो है, देखिए ई यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु हमें दिया है। तो ई लिखेंगे भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। और ये भी दिया है कि जो ई जी जो है ए बी के समांतर होगा, तथा ई जी जो है समांतर हो जाएगा ए बी के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे देखिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, विलोम से क्या कहेंगे, ये देखिए ये त्रिभुज हो गया, जैसे समझ रहे हैं ना, इसे समझना है कि जैसे देखिए ई डी जो है ए बी के मध्य बिंदु हमें दिया है, तो ई डी समांतर बी सी को हो गया था, यहाँ पर लिखे हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं, मध्य बिंदु परिमेय से हम कह सकते हैं कि जो ई जो बिंदु है ना ए सी के मध्य बिंदु होगा। आपको परिमेय याद रखना है, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से। उसी प्रकार से हम क्या किए कि जो जी है ना, ये जो जी है लिखेंगे जी भी किसके, ए बी यानी भुजा बी डी के मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। हम ऐसा दर्शा लिए, ठीक है, इस विलोम से। अब आपको दर्शाना ए नहीं था कि जी जो है बी डी के मध्य बिंदु, हमें तो दर्शाना है कि एफ जो बिंदु है ये बी सी के मध्य बिंदु हमको दर्शाना है। तो ई जो है ए त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, इधर से देखिए बी सी डी, एक त्रिभुज दिख रहा है ना, इसको हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। उसी प्रकार से लिखना है, जो दिया है उसको लिखना है। अभी हम इसको सिद्ध किए हैं, अभी हम सिद्ध किए हैं ना, क्या सिद्ध किए हैं कि जी जो है बी डी के मध्य बिंदु है। देखिए जी जो है लिखेंगे यहाँ पर कि जी
भुजा BD के मध्य बिंदु है तथा अब यहाँ पर देखिए ई से जो है एक रेखा खींचा है F तक, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो GF है, ठीक है ना, ये जो GF है किसके समांतर है, ई CD के भी समांतर होगा। देखिए हमें क्या दिया है कि ई से जो रेखा है AB के समांतर है और हमें दिया है कि AB जो है ई CD के समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि जो GF जो है ई CD के समांतर होगा। तो वही परिमेय लगाना है। यदि दोनों समांतर है, ठीक है, और दिया है कि BD जो है G जो है ये BD का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, किस नियम से लिखेंगे, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं कि जो F है ना, F भी, ठीक है, BC भुजा के मध्य बिंदु होगा। ये तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, जो हो गया। तो बहुत आसान था। आपको सिर्फ क्या किया कि देखिए ये वाला जी कैसे हम किए, ये जो है EG समांतर AB दे दिया, अब E दे दिया कि भाई AD के मध्य बिंदु है। तो हम क्या कहेंगे कि मध्य बिंदु के परिमेय के विलोम से हम कह देंगे कि G भी जो है BD के मध्य बिंदु है। उसी प्रकार से त्रिभुज हो गया BCD, ये जो GF है ये CD के समांतर है, ठीक है, और ये दे दिया कि G जो है ये BD के मध्य बिंदु है। तो जो F जो बनेगा ना, F पॉइंट, ये BC के भी मध्य बिंदु होगा। परिमेय लगा देना है आपको मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ से आपको उतार लेना है, ठीक है, यहाँ से मिटा दे रहे हैं, आपको यहाँ तक आपको उतार लेना है, ठीक है। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।